नमस्कार दोस्तों। क्यों हम फाइटर जेट में पीछे की तरफ कैनन नहीं लगाते हैं जिससे नजदीक आते हुए दुश्मन के फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय किया जा सके? क्या और का तेजस के MK2 वेरिएंट के बदले एक अच्छा ऑप्शन रहेगा? आखिर क्यों हम कावेरी इंजन को पूरा नहीं कर पाए? क्या हम हाई एनर्जी लेजर से पृथ्वी की तरफ आते हुए एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? जब $80 मिलियन का F-35 मिल रहा है तो $100 मिलियन से भी महंगा राफेल क्यों ले रहे हैं? इन सभी सवालों के सटीक जवाब पूरी रिसर्च करके मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, पहला सवाल ब्रायन ओ कॉर्नर जी का है जो पूछते हैं कि हम फाइटर जेट में पीछे की तरफ कैनन क्यों नहीं लगाते हैं? जैसे ही कोई दुश्मन का फाइटर जेट पीछे से निशाना बनाने के लिए आएगा, हम उसे पीछे की तरफ लगी कैनन से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ब्रायन जी, फाइटर जेट में पीछे की तरफ कैनन लगाने का फॉर्मूला सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यह प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा क्यों? फाइटर जेट में जो कैनन लगी होती है उसमें बुलेट्स के बहुत ज्यादा राउंड नहीं होते हैं और जो बुलेट्स लगी होती हैं उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी 1030 मीटर पर सेकंड तक होती है, यानी कि 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। साथ ही उनकी रेंज 500 मीटर से लेकर 700 मीटर तक ही होती है और कुछ ही मामलों में यह रेंज 1 किलोमीटर तक होती है। ऐसे में कैनन को अगर हम फाइटर जेट में पीछे की तरफ लगाते हैं तो जो फाइटर जेट 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, अगर उससे 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैनन को फायर किया भी जाता है तो इससे निकली बुलेट को पहले फाइटर जेट की स्पीड को न्यूट्रलाइज करना होगा, यानी कि -1500 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर पे आना होगा और उसके बाद भी अगर थ्रस्ट बची होगी तो बुलेट आगे जा सकेगी। एकदम से स्पीड कम होने की वजह से बुलेट नीचे जाएगी और फिर स्पीड पकड़ने पर ऊपर आएगी, यानी कि कभी भी यह अपने निशाने पर नहीं लग सकेगी। साथ ही फाइटर जेट की फॉरवर्ड स्पीड को न्यूट्रलाइज करने के बाद मुश्किल से 100 मीटर की रेंज ही बची रहेगी, जिससे दुश्मन देश के फास्ट मूविंग फाइटर जेट को निशाना नहीं बनाया जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जैसे किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लायक कैनन अपाची हेलीकॉप्टर में लगी होती है, वैसी ही कैनन फाइटर जेट की बहुत ज्यादा स्पीड होने के कारण फाइटर जेट में नहीं लग सकती है। उसमें सिर्फ फिक्स्ड कैनन ही लगेगी। वैसे भी आजकल के फाइटर जेट इतना नजदीक क्यों आएंगे जब वो 100 किलोमीटर दूर से ही AIM-120 जैसी BVR मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। यहां तक कि शॉर्ट रेंज वाली हीट सीकिंग मिसाइल की रेंज भी 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक हो चुकी है। दोस्तों, अगला सवाल विनोद मानू जी का है जो कह रहे हैं कि $80 मिलियन में F-35 मिल रहा है तो 100 से 120 मिलियन डॉलर का राफेल क्यों लें? विनोद जी, F-35 और राफेल अलग अलग कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं। F-35 का मेन रोल दुश्मन के इलाके में स्टेल्थ मोड में घुसकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर बनाना है। यह स्टेल्थ मोड में सिर्फ 4 AIM-120 BVR मिसाइल को ले जा सकता है जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा अगर F-35 के विंग्स पर मिसाइल्स को लगाकर ले जाया जाता है तो इससे इसकी स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। F-35 या F-22 जैसे फाइटर जेट बेहद ताकतवर देश जैसे रशिया आदि के फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए गए हैं ताकि इनके पीछे आ रहे F-15, F-16, F-18 को रशियन फाइटर जेट से बचाया जा सके। वास्तव में असली फायर पावर F-15 जैसे फाइटर जेट लेकर आ रहे हैं जिनके पास एक से एक लंबी रेंज वाली मिसाइल्स लगी हुई होती हैं। इसी कारण F-35 से 50 टाइम्स ज्यादा स्टेल्थी और बेहद ताकतवर F-22 रैप्टर की सिर्फ 180 यूनिट्स ही अमेरिका ऑपरेट करता है। अब भारत की सिचुएशन देखते हैं। भारत के पड़ोसियों जैसे पाकिस्तान व चाइना के पास इस तरह के असली 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं हैं जिनके लिए अलग से F-35 को खरीदा जाए। J-20 जरूर चाइना 5th जनरेशन का बताता है, लेकिन यह खास स्टेल्थी नहीं है। और अगर एक बार मान भी लिया जाए कि J-20 के लिए भारत F-35 को लेता है तो भी F-35 में इतनी रेंज नहीं है कि यह ऊंचे हिमालयन पहाड़ों को पार करके चाइना तक पहुंचे और वहां पर स्ट्राइक करके वापस आ सके।
यही समस्या चाइनीज J-20 के लिए भी रहेगी। वह भी भारत तक पहुंचने के लिए ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से आएगा और इस दौरान इसे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को काफी समय मिल जाएगा। इसी कारण भारत को राफेल के रूप में एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जिसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक है, पेलोड कैपेसिटी भी 9000 किलोग्राम तक है, जो कनार्ड विंग्स के कारण हाईली मैन्यूवरिंग है, दुश्मन के फाइटर जेट्स को 150 किलोमीटर दूर से ही मीटियोर BVR मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकता है, एयर टू ग्राउंड रोल के लिए स्कैल्प जैसी मिसाइल से लैस होने के साथ साथ समुद्र में दुश्मन के जहाज को एक्सोसेट मिसाइल से न्यूट्रलाइज कर सकता है। यह परमाणु क्षमता वाली मिसाइल्स को भी ले जा सकता है और अगर खुद पर अटैक हो जाए तो स्पेक्ट्रा जैसे बेहतरीन काउंटर मेजर सिस्टम से अपना बचाव आसानी से कर सकता है। इसका ASA रडार बेहद पावरफुल है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी IRST सिस्टम भी लंबी रेंज का है, इसकी मेंटेनेंस भी कम है और फ्रांस की तरफ से अमेरिका की तरह एंड यूजर टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं लगाई जा रही हैं। इसी कारण भारत की हर तरह की जरूरतों के अनुसार राफेल ही ज्यादा उपयुक्त है। जब यह राफेल हर तरह के रोल के लिए बेहतरीन फाइटर जेट बनाया गया है तो जाहिर है इसकी कीमत भी बाकी फाइटर जेट से थोड़ी ज्यादा रहेगी। दोस्तों, आप F-35 व राफेल के बीच मुकाबले संबंधी पूरी डिटेल्स ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल एन दास जी का है, जो पूछते हैं कि क्या तेजस MK2 के बदले ओरका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एन दास जी, तेजस MK2 एक कोस्ट एफिशिएंट एक इंजन वाला कनार्ड विंग से लेस ज्यादा रेंज और ज्यादा पेलोड वाला इंप्रूव्ड तेजस 1A ही है। यानी इसमें तेजस 1A की सभी खूबियों का भी ज्यादा एडवांस्ड वेरिएंट देखने को मिलेगा। इसकी लंबाई तेजस से ज्यादा होने के कारण ज्यादा फ्यूल आ सकेगा, इसलिए ज्यादा रेंज मिलेगी। रेंज और ज्यादा बढ़ाने के लिए कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक भी लगे होंगे। 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला F414 इंजन लगेगा, जिससे पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तेजस MK2 कनार्ड विंग्स के कारण हाईली मैन्यूवरिंग भी रहेगा। इसमें एमका के लिए तैयार की जा रही कई स्टेल्थ खूबियां भी मिलेंगी, जैसे ज्यादा स्टेल्थी डिजाइन, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग भी होगी, जिससे इसका RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम रहेगा। इसमें राफेल वाली हर टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा, यानी यह एक तरह से सिंगल इंजन वाला राफेल ही होगा, जिसकी रेंज व पेलोड कैपेसिटी राफेल से कम रहेगी। बाकी सभी फीचर्स राफेल की टक्कर के ही होंगे, जैसे रडार, एविनिक्स, काउंटर मेजर सिस्टम आदि। सिंगल इंजन होने के कारण इसकी कीमत, रख रखाव व फ्लाइट कॉस्ट पर आवर राफेल से काफी कम रहेगा। इसकी पहली उड़ान 2023 में होगी और उम्मीद है 2025 या 2026 से तेजस MK2 इंडियन एयरफोर्स में मिलने लग जाएंगे। वहीं ओरका यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें इंडियन नेवी अपने लिए डेक बेस्ड 100 फाइटर जेट्स रखेगी, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे। तो वहीं ऐसे 2 इंजन वाले 50 तेजस या कहें कि ओरका फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स लेगी। इसके दोनों F414 इंजन्स की कुल थ्रस्ट 196 किलो न्यूटन होगी, जो राफेल से काफी ज्यादा है। कई मामलों में ओरका राफेल से भी कहीं बेहतर फाइटर जेट साबित होगा, लेकिन समस्या है इसकी कीमत व टाइमलाइन। यह काफी महंगा होगा, इसलिए इंडियन एयरफोर्स इसे ज्यादा संख्या में नहीं खरीदेगी। साथ ही यह ओरका फाइटर जेट 2028 तक उपलब्ध हो सकेगा और उस समय तक एमका, जो एक 5.5 जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट रहने वाला है, वह भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की प्रायोरिटी अपने आप 4.5 जनरेशन से 5th जनरेशन के फाइटर जेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। उस समय यानी कि 2028 या 2030 के आसपास इंडियन एयरफोर्स को स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बनाए रखने की बजाय बेहद एडवांस्ड और स्टेल्थी फाइटर जेट की आवश्यकता रहेगी, जो ओरका पूरी नहीं कर सकेगा। वैसे भी तेजस MK2 से हमें लगभग 2500 किलोमीटर की रेंज मिल ही जाएगी, जिससे पूरे पाकिस्तान को आसानी से कवर किया जा सकता है। तो हमें ज्यादा संख्या में ओरका की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दोस्तों, अगला सवाल गगन चौहान जी का है। वो सवाल करते हैं कि वाई आवर इंजीनियर्स आर अनेबल टू बिल्ड कावेरी इंजन्स। कावेरी इंजन को DRDO की एक लैब, जिसे GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है,
यह लैब कावेरी इंजन को बना रही थी। अब तक कुल मिलाकर 9 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं। कावेरी इंजन को समय समय पर रिवाइव करने की कोशिश होती रही, लेकिन बात नहीं बनी। कावेरी इंजन क्यों नहीं बन पा रहा है, उसकी कुछ वजहों को जानते हैं। पहली है कॉस्ट या कीमत। कावेरी इंजन पर आज तक हमने $640 मिलियन खर्च किए हैं, जबकि इस तरह के इंजन को बनाने में लगभग $2000 मिलियन यानी कि $2 बिलियन का खर्चा डेवलपमेंट और टेस्टिंग में लग ही जाता है, वह भी तब जब आपके पास विंड टनल टेस्टिंग, हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए सही एयरक्राफ्ट मौजूद हो, काफी सारी टेक्नोलॉजीज पहले से उपलब्ध हो, जैसे क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी व काफी ज्यादा टेम्परेचर को सहने लायक कई मेटल्स व नॉन मेटल्स का मिश्रण या अलॉय। हमारे पास इस तरह की कोई फैसिलिटी, कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी और इसके ऊपर से भी बजट काफी कम था। काफी सारा पैसा तो हमारे इंजन्स को रशिया में भेजकर एक एयरक्राफ्ट पर इसकी टेस्टिंग करवाने व इसे वापस लाने में ही खर्च हो जाता था। दूसरा कारण रहा शुरू से ही एक बड़ा एम या लक्ष्य सामने रखना। फ्रांस की स्निकमा कंपनी जो लगभग 50 वर्षों से इंजन बना रही है, उसे भी राफेल के लिए सही थ्रस्ट वाला इंजन तैयार करने में 13 वर्ष लग गए थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर GTRE को सीधा 90 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाला इंजन बनाने का लक्ष्य दे दिया गया। हमें पहले छोटे व कम थ्रस्ट वाले इंजन को बनाकर उनकी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से मैच्योर होने तक सीखते रहना चाहिए था, जैसा जापान ने किया। जापान ने पहले बेहद ही कम थ्रस्ट वाले कई सारे इंजन्स बनाए। जब इन इंजन्स को अच्छे से रिलायबल बना लिया गया, उसके बाद थ्रस्ट क्षमता को बढ़ाते बढ़ाते अब जापान के पास 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्षमता वाला फाइटर जेट इंजन तैयार हो चुका है। तीसरा बड़ा कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश में सिर्फ रटी रटाई पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इनोवेशन या नए आविष्कार के लिए कोई खास बजट नहीं है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स नए आविष्कार करने के दौरान ज्यादा मामलों में असफलता ही मिलने के डर से सिर्फ 9 to 5 की एक स्टेबल जॉब को करना पसंद करते हैं। इसी कारण हमें अच्छे वर्कर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन आविष्कारक या इनोवेटर नहीं मिल पाते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स सोचकर कुछ नया, कुछ बेहतर बना सके। इसी कारण ना ही हम क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को परफेक्शन के साथ लागू कर पा रहे हैं और ना ही वेरी हाई टेम्परेचर को सहने लायक एलॉयज ही तैयार कर पाए हैं। चौथा पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर व विदेशी सहायता से दूरी बनाकर चलना। जब इस तरह की हाई एंड टेक्नोलॉजी पर काम शुरू होता है तो कुछ ज्यादा पैसे खर्च करके शुरुआत में सफल विदेशी इंजन बनाने वाली कंपनी से सहयोग ले लेना चाहिए, लेकिन GTRE इससे बचती रही और अब भी इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। इसी कारण ना ही सफल कावेरी इंजन बन पाया और ना ही डिफेंस सेक्टर में एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार हो सका। पांचवा कारण है फ्रांस की स्निकमा द्वारा जानबूझकर प्रोजेक्ट को महंगा करने की पॉलिसी। शुरू में 36 राफेल खरीदने पर जो ऑफसेट क्लॉज था, जिसके तहत एक बड़ी रकम राफेल के निर्माताओं को भारत में ही इन्वेस्ट करनी थी, इसी के एक भाग को यूटिलाइज करके स्निकमा कंपनी ने 18 महीने में कावेरी इंजन को पूरी तरह से सर्टिफाई करने की बात कही थी। लेकिन बाद में अपनी बात से स्निकमा कंपनी मुकर गई और एडिशनल 500 मिलियन यूरोस की डिमांड करने लग गए और 500 मिलियन यूरोस के बाद भी कावेरी इंजन में राफेल वाले इंजन का ही M88 कोर इसमें लगाया जाना था। अगर भारत इसको मान ले तो हमें अगले 25 से 30 वर्षों तक स्निकमा कंपनी को M88 कोर की रॉयल्टी देते रहना पड़ेगा। भारतीय सरकार ने इसको मानने से इनकार कर दिया। वह अब अमेरिकी प्रेट एंड विटनी व यूरोफाइटर टाइफून का इंजन बनाने वाली रोल्स रॉयस कंपनी से फाइटर जेट इंजन को बनाने के लिए एक पार्टनरशिप पर बात चल रही है। तो अब कावेरी इंजन का स्टेटस क्या है? कावेरी इंजन मौजूदा समय में 81 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहा है, लेकिन हमें 90 से 100 किलो न्यूटन की थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए। इसमें समस्याएं क्या हैं? समस्या आती है ज्यादा स्पीड पर इसमें ऑसिलेशन होना, इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा नहीं है, थ्रस्ट कम ज्यादा होने की समस्या है, क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी ना होने के कारण इसकी ब्लेड्स ज्यादा स्पीड पर टूट जाती हैं। इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करें।
फॉरेन कंपनी से भी पार्टनरशिप करें ताकि किसी भी तरीके से ज्यादा पैसे खर्च करके भी हम अपना खुद का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन तैयार कर सकें। साथ ही हमें लगातार इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि $500 मिलियन दे दिए तो उसमें कावेरी इंजन तैयार ही हो जाएगा। चाइना भी W10 फाइटर जेट इंजन बनाने में 35 वर्षों से लगा हुआ है, लेकिन अभी तक भी इस इंजन को परफेक्शन के साथ तैयार नहीं कर सका है। अगर हम लगातार कावेरी इंजन में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो बहुत जल्दी हम भी जापान की तरह ही 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्षमता वाला फाइटर जेट इंजन तैयार कर सकते हैं। सोल्यूशन में ही एक खास पॉइंट यह है कि इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी भारत में तैयार होनी चाहिए, फिर चाहे वो विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी हो या हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए एक एयरक्राफ्ट को उपलब्ध करवाना हो। कावेरी इंजन देश के लिए कितना जरूरी है ये इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे सभी स्वदेशी प्रोजेक्ट, फिर चाहे तेजस 1A, तेजस MK2 और का वह नेवी के लिए बनने जा रहे 2 इंजन वाले फाइटर जेट में, वह साथ ही एमका में भी एक ही अमेरिकी कंपनी का इंजन इस्तेमाल होने जा रहा है। यानी एक ही अमेरिकी कंपनी एक बार में ही हमारे 40% फाइटर जेट्स को स्पेयर्स के लिए ग्राउंडेड करवा सकती है। इसी को देखते हुए ही पूर्व नेवी चीफ ने भी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को बंद करने को एक ब्लंडर करार दिया है। दोस्तों, अगला सवाल प्रज्योत वांड्रे जी का है, जो पूछ रहे हैं कि क्या हम हाई एनर्जी लेजर सैटेलाइट बना सकते हैं जिसे हम एयर डिफेंस में अगर कोई एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ की तरफ आए तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकें। प्लीज बताएं। प्रज्योत जी, हाई एनर्जी लेजर के लिए जो ऊर्जा या एनर्जी चाहिए वह किसी बड़े व ताकतवर नेवल शिप में तो पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ सोलर एनर्जी के सहारे ऑर्बिट कर रहे एक हल्के से सैटेलाइट में यह पॉसिबल नहीं है। और अगर बना भी लिया तो एस्ट्रॉयड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एस्ट्रॉयड चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। साथ ही पृथ्वी के रोटेशन की वजह से उनकी पोजीशन इतनी तेजी से बदलती है कि उन पर फोकस करके लेजर एनर्जी को डायरेक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगला सवाल मोनिका त्रिवेदी जी का है। वो कहती हैं कि सर, इंडिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पृथ्वी आकाश S-400 बैराक 8 QRSAM है, तो इन सब की रेंज व स्पीड कितनी है? प्लीज रिप्लाई। मोनिका जी, आपके सवाल की पूरी डिटेल एक वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। इंडियन एयर डिफेंस से रिलेटेड उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके हर सवाल के लिए सटीक जवाब ढूंढने के लिए पूरी रिसर्च करूं। उसके लिए मुझे बुक्स पढ़नी पड़ी, मैंने रिव्यूज चेक किए, ब्लॉग्स चेक किए, ऑफिशियल वेबसाइट चेक की और उसके बाद पूरी कोशिश की कि आपको एकदम सटीक जवाब दे सकूं। उम्मीद करता हूं आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में कुछ और सवाल भी हों तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।